नमस्कार मित्रों। आज हम टिनिटस नाम की एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा आवाज़ है जो हमें सुनाई तो देती है लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि एक सीटी की आवाज़ आ रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, या जैसे क्लिकिंग साउंड आ रही है, जैसे इस तरह से, या जैसे हार्ट बीट की साउंड। सो इस तरह की कई तरह की आवाज़ें जो सुनाई देती हैं मरीज़ को लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम बोलते हैं टिनिटस। सबसे आम कारण जो टिनिटस का है वो है बड़ी उम्र के बढ़ते हुए नसों की और कान के इंटरनल ऑर्गन्स की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आम कारण है टिनिटस का। इसी को हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा कारण है आवाज़ से एक्सपोजर। ज़्यादा लाउड या लंबे समय तक नॉइज़ एक्सपोजर की वजह से भी टिनिटस स्टार्ट हो सकता है। वो किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकता है। जैसे जिम के अंदर लाउड म्यूज़िक करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, सो उस टाइम क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्लड सप्लाई बॉडी की इट इज़ डाइवर्टेड टू द मसल्स। सो जो कान के अंदर मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो रहे हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं लाउड साउंड की वजह से, वो फ्लश आउट नहीं हो पाते और वो इनर ईयर को डैमेज कर सकते हैं। सो नॉइज़ की वजह से भी टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? कान में वैक्स होना, पर्दे में सुराख होना, पर्दे के पीछे की जो हड्डियां हैं वो टूट जाना या आपस में जुड़ जाना, जिसे हम ओटोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है और यूजुअली ट्रीटेबल रहता है। इसके अलावा मायोक्लोनस टिनिटस, अंदर के गले के मसल्स की एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से क्लिक 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 ऐसा साउंड आ सकता है। हार्ट की कोई नस, जो खून की नस कान के भीतर या गर्दन के भीतर एबनॉर्मली हो, उसकी वजह से पल्सेटाइल टिनिटस हो सकता है, जैसे हार्ट बीट। सो मरीज को लगेगा जैसे कान के अंदर दिल की धड़कन चल रही है। सो ये कुछ और रीज़न है। इसके अलावा रेयरली कम चांसेस होते हैं, बट ये भी होता है कि कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स जो टिनिटस कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर श्वानोमा और सीपी एंगल ट्यूमर्स। जब भी आप ये प्रॉब्लम लेके अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके ईएनटी के डॉक्टर जो हैं वो आपका कान अंदर से चेक करेंगे। वो देखेंगे कि कान में कोई वैक्स तो नहीं है, मैल तो नहीं है, कान का पर्दा ठीक है, पर्दे के पीछे पानी तो नहीं भरा हुआ है। अब अगर ये सब ठीक होगा तो वो आपका एक ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट कराएंगे। उसमें हम पीटीए और इम्पीडेंस नाम का टेस्ट करवाते हैं। इससे हमें मिडल ईयर की बीमारियों का पता चलता है, जैसे हड्डी का जुड़ना, ऑटोस्क्लेरोसिस, हड्डी का टूट जाना, एडी टाइप ऑफ कर्व, पर्दे के पीछे पानी भरा होना, या यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन, जो सिंपल सर्दी जुकाम गला खराब की वजह से भी टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा अगर कभी किसी मरीज में टिनिटस के साथ चक्कर भी आ रहे हैं या सिर्फ एक ही कान का टिनिटस हो, तो उन केसेस में हम कई बार एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड ऑफ ब्रेन, ये भी टेस्ट कराते हैं और कई बार करवाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार हम खून की कुछ जांचें करवाते हैं। सो एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून इनर ईयर डिजीज़। ये ब्लड टेस्ट से हम आइडिया लेते हैं इस बीमारी का। इस बीमारी में क्या होता है, हमारी खुद की बॉडी अपने ही खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जो कि हमारे कान को डैमेज करके टिनिटस या हियरिंग लॉस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि टिनिटस का ट्रीटमेंट, इसका इलाज। सो पहले ज़माने में यही बोला जाता था कि टिनिटस का कोई इलाज नहीं हो सकता। सो ये है तो ये हमेशा के लिए रहेगा ही। लेकिन आजकल हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। देर आर 6 थिंग्स, 6 चीज़ें हैं, 6 इंटरवेंशंस हैं मेडिकली जो हम रिकमेंड करते हैं अपने मरीजों को। इनमें सबसे पहले जो है वो है काउंसलिंग एंड रीअश्योरेंस। जब एक बार हम एप्रोप्रिएट टेस्ट कर लेते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि कोई चिंता वाली बीमारी नहीं है, कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है और कोई ऐसी बढ़ने वाली बीमारी नहीं है, तो सबसे पहले हम मरीज़ को आश्वस्त करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आम लोगों को उम्र बढ़ने के साथ वैसे भी हो जाती है। अगर आपको 5-7 साल पहले हो गई है तो डोंट वरी, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये नहीं सोचते रहना कि ये बीमारी जाएगी तो मैं ठीक होऊंगा, आप ठीक ही हैं। और इसके अलावा हम मरीज़ को ये भी बोलते हैं कि आप आगे के लिए प्रिकॉशन रखेंगे, जैसे कि नॉइज़ एक्सपोजर से बचेंगे, कुछ टॉनिक्स लेंगे। काउंसलिंग और रीअश्योरेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो जिस पे स्ट्रेस देना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम मरीज़ को रीअश्योर नहीं करेंगे तो ये साइकोलॉजिकल और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी क्रिएट कर सकता है। दूसरा इंटरवेंशन है मास्किंग।
मास्किंग इफेक्ट क्या होता है? तो टिनिटस आमतौर पे सर्दियों में ही ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि उस समय पे एसी और पंखे बंद होते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम गर्मियों से ही चल रही होती है, लेकिन गर्मियों में पंखे एसी की वजह से ये महसूस नहीं होती। तो हमारे पास 90% जो मरीज़ होते हैं वो सर्दियों में ही आते हैं, दिसंबर जनवरी के टाइम। सो जब बाहर की साउंड इस अंदर की साउंड को दबा देती है, इस इफ़ेक्ट को हम मास्किंग इफ़ेक्ट बोलते हैं, और इस इफ़ेक्ट को हम एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर कोई मरीज़ हो जैसे रात को नींद आने में परेशानी हो रही है और टिनिटस की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही हो, सो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप सोने से पहले अपने सर के पास एक स्पीकर रखेंगे। स्पीकर पे वाइट बैंड नॉइज़ या कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं वो आप चला लेंगे, ऑटो कट लगा लेंगे, और एक आधा घंटा सुनने के बाद वो ऑटो कट हो जाएगा और आप सो सकेंगे। तीसरी चीज़ आती है दवाइयाँ। सो कुछ दवाइयाँ हैं खाने वाली जो कि टिनिटस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इनमें कई तरह की दवाइयाँ आती हैं और हम हर मरीज़ को अलग अलग दवाई सूट करती है। कोई एक दवाई ज़रूरी नहीं है कि सभी मरीज़ों को ठीक कर दे या सूट भी करे। तो हम आमतौर पे बदल बदल के कुछ हफ्तों के बाद दवाई देते रहते हैं, और जो मरीज़ को अगर सूट करे और लगे उनकी फीडबैक के हिसाब से कि बेटर हो गया है, तो फिर हम कई बार उनको लंबे टाइम के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में दवाइयों से कम्प्लीटली टिनिटस क्योर नहीं होता। फिर भी दवाइयों का रोल है, आगे बीमारी बढ़ने में थोड़ा स्लो करने में भी रोल है, और कई दवाइयाँ हम इसलिए देते हैं ताकि मरीज़ उस टिनिटस को एडजस्ट कर जाए और कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी ना क्रिएट हो। चौथी चीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं वो है इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शंस। ये एक नई मोडेलिटी है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो हम कान के पर्दे के थ्रू मिडल ईयर में इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक फेयरली पेनलेस प्रोसीजर है, बिकॉज पर्दा बहुत ही पतला होता है, 1 से 2 मिलीमीटर का, और उसके पीछे कोई चमड़ी या स्किन नहीं होती, सिर्फ हवा होती है। सो वहाँ पे हम दवाई को इंजेक्ट कर देते हैं। वो दवा मिडल ईयर में एक राउंड विंडो नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो एंटर करती है, एब्जॉर्ब होती है और कॉक्लिया के अंदर एंटर करती है। सो 2 तरह की दवाइयाँ हम इसमें जनरली यूज़ करते हैं। एक है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इज़ अ स्टीरॉयड। सो इसका एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। सो अगर कान के इनर ईयर में कोई सूजन हो गई है, जैसे लेब्रिंथाइटिस हो गई है, जैसे रिसेंट कोई वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो गया है, या कोई ऐसी इनर ईयर प्रॉब्लम, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, उस केस में रीसेंट ऑनसेट प्रॉब्लम है कि अगर ज़्यादा पुराना टिनिटस नहीं है, रीसेंट ऑनसेट है, उस केस में ये आमतौर पे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये स्टीरॉयड हम खून में या ओरली नहीं दे रहे। सो इसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते, बिकॉज इट इज़ लोकली इंजेक्टेड। तो हम उसी जगह पे इंजेक्ट करते हैं, वहीं से एब्जॉर्ब होती है, तो आमतौर पे ये ब्लड में भी नहीं आता और हम हायर डोजेज दे सकते हैं, जो कि हम ओरली इतनी हाई डोज नहीं दे सकते। दूसरी दवा है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपने सुना होगा, हम हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर रीग्रोथ के लिए भी देते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में, ऑर्थोपेडिक्स में, मसल टेंडन रिपेयर के लिए, वूंड हीलिंग के लिए, प्लास्टिक सर्जरी में भी दिया जाता है। सो PRP जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है, इट इज़ अ रीजनरेटिव फैक्टर। ये इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी रिपेयर को, हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो इसका भी सिमिलर मैकेनिज्म होता है, कान के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और इसकी एब्सॉर्प्शन होती है राउंड विंडो के थ्रू, एंड इट इज़ सपोज्ड टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द इनर हेयर सेल्स। पांचवी चीज़ है टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी। ये भी एक अच्छी मोडेलिटी है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिनिटस मैचिंग करते हैं। टिनिटस मैचिंग का क्या मतलब है कि जो साउंड मरीज को सुनाई दे रहा है वही साउंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी, एट द सेम एम्पलीट्यूड पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सो इसको बोलते हैं टिनिटस मैचिंग। एक बार जब टिनिटस मैच कर लिया तो वही साउंड हम बाहर से मरीज को सुनाते हैं। जैसे किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए सुबह शाम ये साउंड सुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को हेडफोन्स लगा के वो आप आराम से लेट के साउंड सुनेंगे। जब क्योंकि ये एक थेरेपी है तो ये लंबा टाइम चलेगी, कई महीने भी चल सकती है। ये बेस्ड है एक प्रिंसिपल पे विच इज़ कॉल्ड न्यूरो मॉड्यूलेशन। इसके बारे में अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स और अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल पढ़ेंगे ऑनलाइन तो दे क्लेम दैट इट कैन इवन क्योर, कि पूरी तरह से ठीक भी कर सकती है। नॉट जस्ट लाइक मास्किंग, इट कैन टोटली क्योर इट ऑल्सो। बट ये एक नई मोडेलिटी है जो हम अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं। टिनिटस मैचिंग के बाद
टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी के लिए कई मशीनें भी आती हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली हैं। और आजकल एंड्रॉयड पे और एप्पल प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन ऐसी आती हैं जो कि आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट थिंग विच वी डू इज़ हियरिंग एड्स। सो सुनाई की जो मशीनें होती हैं वो भी कई लोगों में हम एडवाइस करते हैं। वो कौन से केस होते हैं? जिन लोगों में हियरिंग लॉस भी है और टिनिटस भी है, दोज आर द कैंडिडेट्स जिनमें हम हियरिंग एड एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि हियरिंग एड कुछ मशीनें ऐसी भी आती हैं जिनके अंदर मास्किंग एंड टीआरटी मैकेनिज्म इनबिल्ट होता है, लेकिन ये मशीनें थोड़ी कॉस्टली भी रहती हैं आम मशीनों से। तो लेकिन ये मशीन तभी तक हेल्प करेगी जब तक आपने मशीन लगा रखी है। जब आप उतार देंगे सोने से पहले तो वो टिनिटस फिर से वापस आ सकता है। उस टाइम पे आप एक एक्सटर्नल मास्किंग जैसे कि स्पीकर या हेडफोन्स वैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो 6 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इसके अलावा हमारी नॉलेज में अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ट्रीटमेंट मोडेलिटी नहीं है। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कोई एक्यूप्रेशर इधर उधर कान दबा के हम टिनिटस ठीक कर देंगे। आज तक हमने अपनी लाइफ में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो इन चीज़ों से ठीक हो गया हो। Anybody who has improved, we are most welcome to hear their story. Please share your experience and I hope हमारी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। एंड थैंक यू एवरीवन।